वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को कवर करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी फ्रेमवर्क 2025-2026, यानी भारत की रणनीतिक, जलवायु और पर्यावरण नीति रूपरेखा। बिल्कुल। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज का ये सत्र पूरी तरह से अकादमिक रहने वाला है। हमारा पूरा फोकस आगामी बिहार सरकार की परीक्षाओं पर होगा। विशेष रूप से जो उम्मीदवार बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। कोई भी अनौपचारिक बातचीत नहीं होगी। हमारा पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। हाँ, तो जो भी छात्र इन परीक्षाओं में बैठने वाले हैं वो अपने नोट्स तैयार रखें। हम सीधा तकनीकी पहलुओं और उन तथ्यों पर बात करेंगे जो सीधे प्रश्न पत्र में छपते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में जो पहली योजना है वो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसका लॉन्च जनवरी 2023 में किया गया था। जी, और इसका जो बजट आउटले है वो काफी बड़ा है। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 19,744 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इसके 2030 के जो टारगेट्स हैं वो भी बहुत अहम हैं। जैसे सबसे पहला लक्ष्य है 5 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन्स प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। और इसके साथ ही 125 गीगावाट यानी गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना भी इसी मिशन का हिस्सा है। हाँ, और रोजगार के नजरिए से देखें तो 6 लाख नई नौकरियां और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी संभावित है इस सेक्टर में। लेकिन अंजम, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप भी है नोडल मंत्रालय को लेकर। एकदम सही पकड़ा आपने। जब छात्र ग्रीन शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका नोडल मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय होगा, लेकिन ये एक ट्रैप है। इसका नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी MNRE। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और इसका एक मुख्य घटक SIGHT प्रोग्राम भी है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। जी, SIGHT प्रोग्राम। और एक और बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिस पर उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच का अंतर। हाँ, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस पर आधारित होती है। इसमें कार्बन उत्सर्जन होता है। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से बनती है। मतलब यह पूरी तरह से स्वच्छ है। सही कहा। अब हम अपनी दूसरी योजना पर आते हैं, जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था और ये निरंतर चल रही है। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो 1 करोड़ छतों पर सोलर इंस्टॉलेशन करना है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। और इसके तहत प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान भी किया गया है। हाँ, और इसके लिए जो सब्सिडी दी जा रही है वो प्रति घर 78,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता है। 78,000 रुपए प्रति घर। और इसका फंडिंग मॉडल कैसे काम करता है? इसका फंडिंग मॉडल एक मिश्रण है। इसमें केंद्र की सब्सिडी शामिल है, राज्य का समर्थन है, और जो बाकी राशि बचती है उसके लिए बैंक लोन का प्रावधान है। और परीक्षाओं के लिए ये याद रखना भी जरूरी है कि ये योजना रूफटॉप सोलर फेज 2 से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। लिंक वाले प्रश्न बहुत आम है आजकल। अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी योजना की तरफ, MIST योजना। मिष्टी योजना। इसका फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसे केंद्रीय बजट 2023 में घोषित किया गया था। जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी तटरेखा है यानी कोस्ट लाइन और जो नमक पैन भूमि है, सॉल्ट पैन लैंड्स, वहां मैंग्रोव का व्यापक वृक्षारोपण करना। मैंग्रोव के पेड़ तटीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और इसे किन फंड से जोड़ा गया है? इसे कैंपा फंड और ग्रीन इंडिया मिशन दोनों के साथ लिंक किया गया है। और यहाँ परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा प्रश्न आता है जिसे एग्जाम फेवरेट कह सकते हैं, ब्लू कार्बन वाला प्रश्न। एकदम सही। मैंग्रोव को ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये तटीय और समुद्री वातावरण में कार्बन को सोखने का काम करता है। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, इसे उम्मीदवारों को हाईलाइट कर लेना चाहिए। चलिए अब हमारी चौथी योजना पर आते हैं, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फेज 2, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम चरण 2। इसकी जो अवधि तय की गई है वो 2021 से 2026 तक है और इसके लिए 1,715 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
इसका मुख्य फोकस एरिया क्या है? इसके 3 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से ऊर्जा बनाना, बायोगैस और बायोमास पेलेट्स। और इसे सैटैट इनिशिएटिव से जोड़ा गया है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, सैटैट पहल, जो परिवहन के लिए सस्ते और टिकाऊ विकल्प देने पर केंद्रित है। अब बात करते हैं 5वीं योजना की, जो कि वनों से जुड़ी एक बड़ी फंडिंग व्यवस्था है, कैंपा फंड, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। इसकी स्थापना कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत हुई थी। लेकिन ये फंड आता कहाँ से है? उम्मीदवारों को इसका स्रोत पता होना चाहिए। देखिए, जब कोई उद्योग या प्रोजेक्ट वन भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड को किसी अन्य कार्य के लिए डाइवर्ट करता है, तो उसके एवज में जो मुआवजा दिया जाता है वो इस फंड में आता है। भारी भरकम राशि उपलब्ध है। बिल्कुल। और इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण और वन पुनर्जनन के लिए किया जाता है, एफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ भी एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, जहाँ छात्र अक्सर गलती करते हैं। हाँ, छात्रों को ये स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि कैंपा और ग्रीन इंडिया मिशन दोनों पूरी तरह से अलग-अलग हैं। कैंपा इज नॉट इक्वल टू ग्रीन इंडिया मिशन। बिल्कुल, दोनों के उद्देश्य और कार्यप्रणाली भिन्न है। अब छठी योजना है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत शुरू किया गया है। ये एक बाजार आधारित तंत्र है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, जिसका मुख्य लक्ष्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना है। जी, और ये कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम से सीधा जुड़ा हुआ है। पर्यावरण बचाने के काम को अब एक तरह का क्रेडिट सिस्टम बना दिया गया है। ये बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं उस योजना की तरफ जो इन सब की नींव है, हमारी 7वीं योजना NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था और इसके 8 मुख्य मिशन हैं, 8 कोर मिशंस। और प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए इन 8 मिशनों के नाम एकदम कंठस्थ होने चाहिए। बिल्कुल, मैं नाम गिना देता हूँ। सोलर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट और वाटर मिशन। और बाकी 4 हैं हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और स्ट्रेटेजिक नॉलेज। ये 8 नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम हैं। अब हमारी 8वीं योजना है भारत का अद्यतित NDC, इंडियाज अपडेटेड NDC, जो कि COP26 ग्लासगो में अपडेट किया गया था। इसके जो टारगेट्स हैं वो वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिबद्धता दिखाते हैं, जैसे 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशंस इंटेंसिटी में 2005 के स्तर से 45% की कमी लाना। और दूसरा बड़ा लक्ष्य है कि 2030 तक 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त की जाएगी, नॉन फॉसिल सोर्सेज से। और इसका सबसे चर्चित लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो हासिल करना, नेट जीरो। और यहीं सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेट जीरो का मतलब है कि कोई उत्सर्जन होगा ही नहीं। हाँ, जीरो एमिशंस। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नेट जीरो का अर्थ जीरो एमिशंस या शून्य उत्सर्जन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जितना कार्बन हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही वातावरण से हटा भी रहे हैं या सोख रहे हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी परीक्षा में कथन वाले सवालों के लिए। अब हमारी 9वीं योजना है लाइफ मूवमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसे भी COP26 में प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जलवायु के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देना है, क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर। और इसका सबसे बड़ा फोकस डिमांड साइड क्लाइमेट एक्शन पर है। डिमांड साइड क्लाइमेट एक्शन यानी उपभोक्ता अपनी आदतों में बदलाव लाएं। सही कहा। अब हम अपने आज के सत्र के अंतिम और 10वीं रूपरेखा पर आते हैं, भारत का कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क। कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क, इसे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत लाया गया है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। और यहाँ परीक्षाओं के लिए जो सबसे जरूरी तथ्य है वो है इसका कार्यान्वयन। इसे कौन लागू कर रहा है? छात्र शायद इसे भी पर्यावरण मंत्रालय से जोड़कर देखें, जो कि गलत होगा। इसका कार्यान्वयन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा किया जा रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो इसी के साथ हमने आज इन सभी 10 रणनीतिक जलवायु और पर्यावरण नीतियों को कवर कर लिया है। एक बार फिर परीक्षा की प्रासंगिकता को सुदृढ़ करते हुए मैं ये दोहराना चाहूंगी कि आज के व्याख्यान में बताए गए बजट आउटले, वर्ष, नोडल मंत्रालय और विशेष रूप से जो एग्जाम ट्रैप्स हमने डिस्कस किए हैं, जी, वो आगामी BPSC
और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी उम्मीदवारों को मेरी दृढ़ता से यही सलाह है कि वे अपने नोट्स को बार-बार रिवाइज करें और इन प्रमुख बिंदुओं को याद रखें। बिल्कुल। और ये अकादमिक श्रृंखला अगले सत्र में आगे के कुछ और नए और जरूरी विषयों के साथ ऐसे ही जारी रहेगी। और अंत में छात्रों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। हाँ, दिए गए स्रोतों के आधार पर विचार करें कि 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और लाइफ मूवमेंट जैसी नीतियां व्यक्तिगत और औद्योगिक स्तर पर आपस में कैसे जुड़ती हैं। क्या केवल नीतियां ही पर्याप्त हैं या मांग पक्ष का व्यवहार यानी डिमांड साइड बिहेवियर सबसे बड़ा निर्णायक होगा? इस पर उम्मीदवारों को गहराई से विचार करना चाहिए। हमेशा याद रखें, आपकी सफलता हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद और बिहार मैटर्स की ओर से शुभ विदा।